गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था मिनरल न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, जो कि माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिन्हें पौधों को कम ज़रूरत होती है, जिनकी आवश्यकता पौधों को कम होती है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी आवश्यकता अधिक होती है। इसके साथ साथ हमने उनकी एसेंशियलिटी के बारे में पढ़ा, और कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कहेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, इन सब के बारे में पढ़ा। इनकी डिफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, इनका फंक्शन क्या होता है, और इनका रोल प्लांट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ा। आज हम इसके आगे कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे कैल्शियम। कैल्शियम आपको पता है, कैल्शियम पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पौधों के स्ट्रक्चरल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कैल्शियम जो है वो Ca2+ आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है पौधों के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, इसका फंक्शन क्या है पौधों के लिए। फंक्शन, सबसे पहली बात तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में कैल्शियम, और आप जानते हैं जो मिडल वॉल होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, और वो सेल वॉल की रिजिडिटी तय करती है। ठीक है, जो रिजिड होता है सेल वॉल वो किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के द्वारा होता है, जो कि जो मिडिल लेयर में प्रेजेंट होता है। तो ये सेल को यांत्रिक शक्ति या कहेंगे मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट में सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो फाउंड इन सेल वॉल एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, या कहेंगे सिर्फ कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ सेल को प्रोवाइड करता है। तभी आप देखते हैं जो यंग लीव्स हैं, स्टेम है, या कहेंगे कि फ्रूट्स हैं, उनकी बॉल क्या होती है, हार्ड होती है। जैसे जैसे ये राइप होते जाते हैं, पकने लगते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट है ये गलने लगता है, डिजोल्व होने लगता है, जिसके कारण उनकी सेल वॉल मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और फ्रूट्स आपको सॉफ्ट टच करने पर पता चलते हैं। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट क्या करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल वॉल्स को। नेक्स्ट रोल देखेंगे इसका, ये क्या करता है, ये एपिकल मेरिस्टेम, ये एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, जिससे जो है सेल डिवीजन प्रॉपर होता है। एपिकल मेरिस्टेम की सहायता से पौधे जो होते हैं, सेल डिवाइड होता है और पौधे लंबाई में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट, इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, जो कि आप जानते हैं स्पिंडल फाइबर का यूज कहाँ होता है, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है। यहाँ पे देखेंगे सेल डिवीजन में ये सेंट्रोसोम है, और इनसे स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम को डिफरेंट पोल्स पे खींचने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम्स को डिफरेंट पोल पर खींचने का काम करते हैं। तो ये जो कैल्शियम है, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं। ये कैल्शियम स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर कैल्शियम नहीं होगा, अगर इसको देखें कैल्शियम नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे, और स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे तो सेल डिवीजन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, इंक्रीजेस डेवलपमेंट ऑफ
ये रूट के डेवलपमेंट को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है सेल की परमिएबिलिटी को रेगुलेट करता है। जो कैल्शियम है इट रेगुलेट्स द परमिएबिलिटी ऑफ सेल। ठीक है, तो कैल्शियम के क्या क्या फंक्शन है देखेंगे। फाउंड सेल वॉल एज कैल्शियम पैक्टेट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दूसरा एपिकल मेरिस्टेम को एक्टिवेट या एक्टिव करता है, रेगुलेट करता है, जिससे कि पौधों की लंबाई बढ़ती है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिससे कि सेल डिवीजन फैसिलिटेट होता है। नेक्स्ट इंक्रीजेस डेवलपमेंट ऑफ रूट का डेवलपमेंट अच्छा होता है कैल्शियम की प्रेजेंस में। एंड रेगुलेट परमिएबिलिटी ऑफ सेल की दूसरे ऑर्गन्स के प्रति परमिएबिलिटी या पारगम्यता को रेगुलेट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कैल्शियम के। नेक्स्ट आते हैं इसकी डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है, इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या क्या है। ठीक है, डिफिशियंसी की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा कि ये क्या करता है और डिफिशियंसी क्या होगी। जो फंक्शंस हैं अगर ये प्रेजेंट कैल्शियम नहीं प्रेजेंट है या वो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो वो सारे फंक्शंस नहीं होंगे। तो आप एग्जाम में ऐसे भी इसके फंक्शंस याद करके आप इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स को याद रख सकते हैं। तो पहला आपको पता है कि अगर ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो कैल्शियम की एब्सेंस में या कैल्शियम की कम मात्रा होने पर स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनेंगे और सेल डिवीजन रुक जाएगा या बहुत ही स्लो हो जाएगा। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है, धीरे होने लगता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट डिफिशियंसी सिम्पटम है क्लोरोप्लास्ट ठीक से काम नहीं कर पाता है। क्लोरोप्लास्ट डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं। फिर ये क्या करता है आपको पता है, इसके साथ साथ ये बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है या उन्हें एक्टिवेट करता है। और प्लांट जो है अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो प्लांट बुशी अपीयरेंस, झाड़ी की तरह दिखाई देने लगेगा। प्लांट गिव बुशी अपीयरेंस। नेक्स्ट है फ्लावरिंग ठीक से नहीं होती है। ठीक है, फ्लावरिंग जो होती है वो ठीक से नहीं होती है, फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो जल्दी ही गिर जाती हैं, इसलिए फ्लावरिंग फ्लावर्स ज़्यादा ऐसे पौधों में नहीं निकलते हैं जहाँ पे कैल्शियम की कमी हो मिट्टी में। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सेल वॉल। और मैंने इसके बाद बताया कि ये सेल वॉल की क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट है मेन, अगर ये नहीं होगा कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो सेल वॉल को अपने शेप को मेंटेन रखने के लिए प्रॉपर मैकेनिकल स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा और सेल वॉल जो होगी वो डी शेप हो जाएगी, जिससे कि जो फ्रूट्स हो या लीव्स हैं या कोई भी पार्ट है वो क्या होगा, वो डी शेप हो जाएगा। Improper cell wall of root, stem, leaves and fruits। ठीक है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो ये इसकी डिफिशियंसी के मेन सिम्टम्स हैं। सबसे मेन सिम्टम तो क्या है, सेल डिवीजन रुक जाता है क्योंकि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं हो पाता है।
फिर इसके बाद क्लोरोप्लास्ट प्रॉपर वर्क नहीं करता है, बुशी अपीयरेंस देता है प्लांट, फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं होती है क्योंकि बर्ड्स गिर जाती हैं और इम्प्रॉपर सेल वॉल होने के कारण प्लांट्स जो होते हैं वो डी शेप हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं मैंगनीज। नेक्स्ट आते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, सिंपल जानते हैं Mg मैग्नीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूजन नहीं होना है जिन बच्चों को भी है। मैग्नीशियम इज Mg, ठीक है, मैग्नीज इज Mn। अब ये क्या करते हैं, जो मैग्नीज होता है, मैग्नीशियम जो होता है, ये मैग्नीशियम सिलिकेट के फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है और Mg2+ आयन के रूप में पौधों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके फॉर्म में Mg2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है, Mg2+। नेक्स्ट आते हैं इसके फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आप जानते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है उसका एकमात्र इनऑर्गेनिक एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम है। आपको पता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम क्या है, इसका मेटल इनऑर्गेनिक एलिमेंट है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कल हमने पायरॉल रिंग के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने पायरॉल रिंग्स पढ़ी थी। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम है ये यहाँ पे फैटी एसिड की चेन होती है, ये मैग्नीशियम आयन मिड में होता है। ये 1 2 3 4 पायरॉल रिंग्स हैं। ठीक है, पायरॉल रिंग्स हैं। तो क्लोरोफिल का जो सेंटर मॉलिक्यूल है वो क्या है, मैग्नीशियम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। Mg जो है वो क्लोरोफिल का सेंटर मॉलिक्यूल है, तो ये क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लोरोफिल फॉर सिंथेसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस कैसे, आपको पता है क्या है, क्लोरोफिल में जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट है एक्टिवेट्स द एंजाइम व्हिच टेक पार्ट इन फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो क्या करता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म में पार्ट करते हैं। एक्टिवेट एंजाइम्स व्हिच हेल्प in phosphorus metabolism। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ये जो मैग्नीशियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एटीपी से एडीपी या एडीपी से एटीपी बनने की जहाँ जहाँ प्रोसेस होती है वहाँ पर मैग्नीज जो है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है या वो इन रिएक्शंस को एक्टिवेट करता है। इसलिए ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी बनाने में या एटीपी से एडीपी बनाने में यूज होता है। क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी या एटीपी से एडीपी कन्वर्जन जब होता है तब Mg2+ आयन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6
फॉस्फेट बनता है, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। वहां पर क्या कन्वर्जन हो रहा है, एक एटीपी से फॉस्फेट निकल के क्या बना जा रहा है, एडीपी बन जा रहा है। एटीपी कंज्यूम होके बना रहा है एडीपी। यहाँ पर Mg2+ आयन की रिक्वायरमेंट होती है इसकी प्रेजेंस में। ये इसको क्या करता है, एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। नेक्स्ट प्रोसेस रेस्पिरेशन की देखेंगे। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से मुझे रब कर देना चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देख लेंगे इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्लोरोफिल सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल करता है। एक्टिवेट एंजाइम विच हेल्प इन फास्फोरस मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स। बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो यूज होते हैं। हमने यहाँ देखा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनता हो या एटीपी से एटीपी बनता हो, किसकी प्रेजेंस में होते हैं, Mg2+ आयन की प्रेजेंस में होते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन ग्लाइकोलाइसिस। जब एटीपी से एटीपी में कन्वर्ट होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, Mg2+ आयन की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, ठीक है। देखिए यहाँ भी फॉस्फेट से क्या बन गया, डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फोरस ग्रुप क्या हुआ, जुड़ गया। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस ग्रुप की कहेंगे, हम सिंपल कहेंगे फॉस्फेट ग्रुप के जुड़ने पर भी फिर आयन का प्रयोग करके एलिमेंट का यूज होता है, मैग्नीशियम का की प्रेजेंस में होता है। यहाँ भी क्या है, एटीपी से क्या बना, एडीपी कन्वर्ट हुआ और किसकी प्रेजेंस में, Mg2+ आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन क्या करती है, आगे बढ़ती है। नेक्स्ट आते हैं, ये किसकी रिएक्शन है, ये ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है। तो किस प्रकार से मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसके साथ साथ ये जो ग्लाइकोलाइसिस में किस प्रकार मैग्नीशियम यूज हो रहा है, इसके बाद हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल में किस प्रकार से मैग्नीशियम यूज होता है। तो क्रेब्स साइकिल में 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब कन्वर्ट होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी, ठीक है। एडीपी क्या करेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर एटीपी का कन्वर्जन करता है। तो यहाँ पर यूज होता है Mg2+ आयन। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनता है और 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड जब बनता है, यहाँ पे यार क्या, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड बनता है। यहाँ पर भी एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके एटीपी बनाता है और ये कन्वर्जन किसकी प्रेजेंस में होता है, Mg2+ आयन। तो आपने अभी देखा कि ये प्रोसेस किसकी थी, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में किस प्रकार मैग्नीशियम आयन रिएक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, और इसके आगे आपने फिर देखा क्रेब्स साइकिल में कैसे मैग्नीशियम आयन का यूज हो रहा है, ठीक है। ये क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट आते हैं, ये जो मैग्नीज है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये राइबोसोम की 2 यूनिट्स, आपको पता है राइबोसोम किससे बना है, कंप्लीट राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बना है, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट और ये क्या है, लार्जर सब यूनिट, ठीक है। और ये क्या होते हैं, पहले ये अलग अलग होते हैं, लेकिन मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, Mg2+ आयन की प्रेजेंस में जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन
0.01% कॉन्सेंट्रेशन जब इसका रहता है, ठीक है, एक निश्चित कॉन्सेंट्रेशन है, जब मैग्नीज 0.01% कॉन्सेंट्रेशन के में होता है कि क्वांटिटी में होता है, तब ये दोनों सब यूनिट्स जुड़ के कंप्लीट राइबोसोमल यूनिट बनाती हैं, ठीक है। स्मॉल और लार्ज सब यूनिट जुड़ जाती हैं और Mg नहीं रहेगा, मैग्नीशियम आयन नहीं रहेगा, तो ये दोनों यूनिट्स एक दूसरे से नहीं जुड़ती हैं, अलग अलग सेपरेट रहती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, कंप्लीट राइबोसोम, ठीक है। या combining small and subunit, formation of complete राइबोसोम, ठीक है। स्मॉलर प्लस लार्जर क्या कहेंगे, आप इसको याद रखेंगे। स्मॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्मॉलर लार्जर किसकी प्रेजेंस में, Mg2+ आयन की प्रेजेंस में कंप्लीट राइबोसोमल यूनिट बनाते हैं। तो आपने मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया कि ये क्लोरोफिल का सेंट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसको सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स इन फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी या एटीपी का एडीपी में जो कन्वर्जन होता है वो भी मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ही होता है। और नेक्स्ट आपने पढ़ा कि राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स को जोड़ने का काम मैग्नीशियम आयन ही करते हैं, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 0.01% कॉन्सेंट्रेशन होगी। डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है मैग्नीज के, ठीक है। पहला क्या है, आपको पता है कि अगर तो क्लोरोफिल सिंथेसिस या क्लोरोफिल का मेन पार्ट है, तो इसकी कमी से क्लोरोफिल सिंथेसिस नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेंगे और उससे क्लोरोसिस हो जाएगी। कल किसी बच्चे ने पूछा था कि व्हाट इज क्लोरोसिस, मैंने बताया था क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स का नष्ट होना क्या कहलाता है, नष्ट होना। और नष्ट होने के कारण, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होगा तो पत्तियों में हरा रंग नहीं होगा और वो क्या करेंगी, येलोइश कलर दिखाई देती हैं। तो जो येलोइश कलर है, ठीक है, और येलोइश कलर है ड्यू टू क्लोरोफिल के नष्ट होने के कारण या कम होने के कारण, उस सिम्टम को हम क्लोरोसिस कहते हैं। जो आप पत्तियां देखते हैं बाहर, आप कुछ उसमें येलोनेस देखते हैं, ठीक है, पीली पड़ जाती हैं जो पत्तियां, वो किसका सिम्टम है, वो कहेंगे वो क्या है, क्लोरोसिस का सिम्टम है। तो पहला क्या है, क्लोरोसिस हो जाती है, ठीक है। हिंदी में हरितहीनता, पत्तियों का पीला पड़ जाना, क्लोरोसिस, ठीक है, वो भी इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल, ठीक है। इंटरवेनल मतलब ये पत्तियां हैं, ये इसकी वेन्स हैं, आपको पता है, और वेन्स के बीच में ये पोर्शन जो है ये क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें भी एंथोसाइनिन, मैग्नीशियम की एब्सेंस में या कमी में एंथोसाइनिन पिगमेंट बहुत अधिक बनने लगते हैं, जिससे पौधे बैंगनी कलर के हो जाते हैं, तो एंथोसाइनिन फॉर्मेशन बढ़ जाता है। एंथोसाइनिन क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है, जिससे पौधे बैंगनी कलर के हो जाते हैं, लीव्स या पौधे। नेक्स्ट आते हैं येलोइंग ऑफ लीव्स, आपको पता ही है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम बेस टू यंगर लीव्स, नीचे से ऊपर की ओर येलोइंग ऑफ लीव्स स्टार्ट होती है। तो क्या कहेंगे, फ्रॉम बेस टू टिप, ठीक है। नेक्स्ट है टिप मार्जिन ऑफ लीव्स टर्न अपवर्ड, जो टिप मार्जिनल लीव्स के जो मार्जिन और टिप्स हैं
मतलब उनका जो ऊपर का, जैसे ये मान लीजिए ये लीफ है, तो इसका ये जो मार्जिन है और ये इसका टिप है, ये क्या होता है, ये ऊपर की ओर ऐसे की ओर करके मुड़ने लगते हैं। ठीक है, ठीक है। तो क्लोरोसिस का मेन सिम्पटम क्या है, क्लोरोसिस में एंथोसायनिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, येलोइंग ऑफ लीव्स फ्रॉम बेस टू टिप एंड टिप एंड मार्जिन्स टर्न अपवर्ड। ठीक है, किसकी, लीव्स की। और इसके साथ साथ जो फंक्शन है वो सभी आप उस फंक्शन से भी रिलेट करेंगे। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म को कम कर देते हैं। साथ में अगर ये नहीं होंगे, ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को भी क्या करते हैं, उसको भी कम कर देते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो कन्वर्जन रिएक्शंस जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगी, तो दे डिक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन ऑल्सो। और अगर ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की रेट को कम कर देंगे तो क्या होगा, पौधों का डेवलपमेंट भी धीरे होगा। सभी चीज़ें एक दूसरे से देखिए रिलेटेड है। ठीक है, अगर ये रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं और ये नहीं होंगे तो क्या होगा, उनकी रेट क्या होगी, कम हो जाएगी, और वो कम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कम होंगे तो सेल डेवलपमेंट भी कम होगा। तो क्या होता है, डिक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इज इट क्लियर? देखिए, कैल्शियम पढ़ा हमने, मैग्नीशियम पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज है, कंफ्यूजन नहीं करेंगे इसमें मैग्नीज और मैग्नीशियम में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज जो है, ये प्लांट जो होते हैं मैग्नीज को Mn2+ आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, और ये बाई टेट्राई एंड टेट्रावेलेंट आयंस के रूप में एब्जॉर्ब किए जाते हैं और सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है, Mn2+। ठीक है, एब्जॉर्बर फॉर्म क्या है, Mn2+। अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस क्या है, कुछ याद होगा आपको, एक्टिवेट्स enzyme, activate enzymes of respiration, photosynthesis, and nitrogen metabolism। ठीक है, क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, अगर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को देखें तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात अगर हम करेंगे तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रेट रिडक्टेज, ये हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। इसमें एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन सा आयन या कहेंगे एलिमेंट ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजिनस एंजाइम, नाइट्रोजिनेज सॉरी हाइड्रोक्सिल अमीन, सॉरी नॉट नाइट्रोजिनस कहेंगे, यहाँ पे नाइट्रेट रिडक्टेज और हाइड्रोक्सिल अमीन जो एंजाइम्स हैं इनको एक्टिवेट करने का काम करता है मैग्नीज। मतलब ये एक्टिवेट मैग्नीज की प्रेजेंस में ही
होते हैं। कौन कौन से? नाइट्रेट रिडक्टेज एंड हाइड्रोक्सिल अमीन। और रेस्पिरेशन की बात करेंगे, अगर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो मैलिक एसिड, आपको याद होगा क्रेब्स साइकिल की बात करेंगे जब मैलिक एसिड से, ठीक है, मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, उसमें कौन सा एंजाइम यूज होता है? ऑक्सैलोसक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज या ऑक्सैलोसक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होता है। तो ऑक्सैलोसक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, उसकी एक्टिविटी के लिए Mn2+ कैटलिस्ट का काम करता है। क्या है? मैलिक एसिड, मैलिक एसिड टू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? ऑक्सैलोसक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज। तो मैलिक एसिड से जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का कन्वर्जन होता है तब ऑक्सैलोसक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम किसकी प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है? Mn2+। ठीक है, इसी तरीके से क्रेब्स साइकिल की एक और रिएक्शन है, कौन सी? आइसोसिट्रिक एसिड से जब कन्वर्जन होता है ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में, तब भी Mn2+ आयन यूज होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आइसोसिट्रिक एसिड से जब ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड बनता है तब ऑक्सैलोसक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए किस आयन की जरूरत होती है? Mn2+ आयन की जरूरत होती है। और यहाँ पर मैलिक एसिड है, ऑक्सैलो एसिड है, मैलिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, सॉरी कंफ्यूजन यहाँ क्या है, क्योंकि मैलिक एसिड है तो कौन सा एंजाइम होगा? मैलिक डिहाइड्रोजनेज या मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा। और यहाँ पे क्या है? ऑक्सैलोसक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होगा। तो ऑक्सैलोसक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एंड मैलिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए Mn2+ आयन की जरूरत होती है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में नाइट्रेट रिडक्टेज और हाइड्रोक्सिल अमीन रिडक्टेज जो है वो Mn2+ आयन की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट आते हैं यूज इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, ये भी किसमें है? यूज इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की सिंथेसिस में इसका यूज होता है। तो अगर इसकी कमी होगी तो क्लोरोफिल में कमी होगी और जो है क्लोरोसिस का सिम्टम दिखाई देगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये जरूर याद करना है। ये फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, इन फोटोसिंथेसिस क्या करता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर में यूज होता है। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर Mn2+ की प्रेजेंस में होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ऑक्सीजन इवोल्यूशन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने के कारण। तो इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर
H प्लस O2 किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? Mn2+ आयन की प्रेजेंस में हो रहा है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है सबको। क्या करता है फोटोसिंथेसिस में? फोटोलिसिस ऑफ वाटर किसकी प्रेजेंस में होती है? Mn2+ आयन की प्रेजेंस में होती है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है Mn2+ आयन का या मैंगनीज आयन का, ठीक है। और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में, आप रेस्पिरेशन की डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इसका यूज होता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मैग्नीशियम की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। कहाँ होती है? रेस्पिरेशन की। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हमने इसमें मैंगनीज में? आपने पढ़ा कि बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, फोटोसिंथेसिस हो या नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हो। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे तो ये नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रेट रिडक्टेज एंड हाइड्रोक्सिलामीन रिडक्टेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो ये क्रेब साइकिल में क्या करता है? मैलिक एसिड से जब बनता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और जब आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड बनता है तो उन रिएक्शंस को क्या करता है? कैटालाइज करता है। और एंजाइम्स आप जानते हैं कौन कौन से? मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंड ऑक्जेलोसक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट है क्लोरोफिल की सिंथेसिस में पार्ट लेता है, इसके आगे मैंने लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस में फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड देन डीकार्बोक्सिलेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स, किसकी? मैंगनीज की। डिफिशियंसी सिम्टम्स में क्या होता है आपको पता है? फ्लोरोसिस, इंटरवेनल फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस मैंने क्या बताया था? नेक्रोसिस जो है टिश्यूज डेड होने लगते हैं। फ्लोरोसिस में फिर से बना रही हूँ, फ्लोरोसिस में क्या होता है? क्लोरोफिल के नष्ट होने के कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है, दैट इज फ्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस। डेड लीजन्स, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, इट मीन्स कि वहाँ के टिश्यूज हैं वो डेड होने लगते हैं, उस सिम्टम को नेक्रोसिस कहते हैं। तो इंटरवेनल फ्लोरोसिस या नेक्रोसिस होने लगती है, साथ ही लीव्स बिकम वाटर्ड। वाटर्ड लीव्स, वाटर क्या होता है? चितकबरी, ठीक है। लीव्स क्या होती हैं? हरी और पीली का स्पॉट्स हो जाते हैं, चितकबरी सी लगने लगती हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास प्लांट्स को देखते हैं, कुछ चितकबरी लीव्स होती हैं, वो मॉटल्स कहलाती हैं। सिम्टम क्या कहलाता है? मॉटल, ठीक है, चितकबरा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम स्लो हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम क्या है? वो कम हो गया। एंड कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या कॉज करता है? याद रखना है, एग्जाम का क्वेश्चन है। ग्रे स्पीक ऑफ वुड, ग्रे स्पीक ऑफ वुड, ठीक है। ग्रे स्पीक ऑफ वुड वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, ठीक है। ये ग्रे स्पीक ऑफ वुड जो है ये कौन कॉज करता है? मैंगनीज पूछा जाता है एग्जाम में, बड़ा रेयर और डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। ग्रे स्पीक ऑफ वुड मैंगनीज के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है? जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ऊपर ग्रे कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, ये लीव्स हैं, ठीक है। क्या होगा? ऐसे करके इस पे स्पॉट्स हो जाते हैं जो कि बढ़ जाते हैं, ब्लैकिश हो जाते हैं बाद में। तो ग्रे स्पीक ऑफ वुड्स जो होते हैं वो क्या करते, वो किसके द्वारा होते हैं? मैंगनीज, Mn2+ या कहेंगे मैंगनीज की कमी से होता है। इसके साथ साथ मार्श डिजीज ऑफ पी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्श डिजीज ऑफ पी कौन सा है? मार्श डिजीज ऑफ पी है। इसमें आपके घर में जो मटर आती हैं, आपने देखा होगा मटर, कभी आपने देखा होगा कि मटर के जो ये
ये मटर है माना आपने वहाँ पे येलो येलो कलर का, जो उसकी सीड्स हैं, ठीक है, ये सीड्स क्या होती है, कुछ येलोनेस और सड़ने सी लगती है, ठीक है। येलो आपके घर में आता है और अक्सर आपने मटर को देखा होगा पीले हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं, वो क्या कहते हैं, वो मार्च डिजीज ऑफ पी कहलाती है, ठीक है। मार्च डिजीज ऑफ पी किसके द्वारा होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसका, मैंगनीज का। तो क्या डिफिशियंसी है, पेल्टावेनल क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, दूसरा मॉर्टल लीफ, तीसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, मैग्नीशियम स्लो हो जाते हैं, ग्रे स्ट्रीक ऑफ फूड डिजीज एंड मार्च डिजीज ऑफ पी, ये मैग्नीशियम की कमी से होने वाले रोग हैं, या कहेंगे मैग्नीशियम की डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट आते हैं जिंक, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिंक के बारे में। तो जिंक जो होता है ये भी बाइवैलेंट आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है, मिट्टी में इसकी मात्रा जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है। ये वही माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये, तो ये बाइवैलेंट आयन्स के रूप में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, मिट्टी में इनकी मात्रा कम होगी। इनके फंक्शंस देखेंगे हम। फंक्शन है, ये क्या करते हैं, ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, इनका यूज़ होता है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करना होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम कहाँ यूज़ होते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करना है, तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए इनका प्रयोग होता है। तो ठीक है, तो ये क्या करते हैं, साथ ही कुछ और एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए इनका यूज़ होता है, जैसे कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम तो वही है, फिर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, नेक्स्ट अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, एंड हेक्सोकाइनेज। ठीक है, जिंक का क्या फंक्शन है, ये एक्टिवेट करता है कार्बोक्सिलेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड हेक्सोकाइनेज एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन है क्या, आप जानते हैं, ऑक्सीजन जो है वो ग्रोथ रेगुलेटर है, जो कि ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत किसके लिए होती है, ग्रोथ रेगुलेटर है, वो सेल को मतलब शूट या रूट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताएंगे, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का जो रेशियो होता है, ठीक है, साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, वो साइटोकाइनिन भी एक ग्रोथ रेगुलेटर है, ऑक्सीजन भी एक ग्रोथ रेगुलेटर है, और इनका जो रेशियो होता है वो रूट या शूट के डिफरेंशिएशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा है प्लांट में, मतलब ठीक है ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा है तो क्या बनेगी, शूट, ठीक है। अगर साइटोकाइनिन क्या है, ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो क्या रूट डिफरेंशिएशन होगा, रूट डिफरेंशिएशन, रूट बनेगा। अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन की मात्रा बराबर है तो किसका कैलस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, तो जिंक किसके लिए ज़रूरी है, आप देखेंगे रूट डिफरेंशिएशन के लिए ज़रूरी है, और साथ में आपको डोमिनेंस इस रूट की डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, बट रूट डिफरेंशिएशन के लिए ज़रूरी है जिंक की मात्रा, निश्चित मात्रा। नेक्स्ट आते हैं
help in chlorophyll synthesis and protein synthesis. ठीक है, हेल्प इन क्लोरोफिल एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये फंक्शंस हैं इसके, कौन से? एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स एंड देन नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हेल्प इन क्लोरोफिल एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ऑक्सीजन के हेल्प से क्या करेगा? रूट डिफरेंशिएशन और शुगर डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। अब इसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स को देखेंगे हम। सबसे इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी सिम्टम इसका बताएंगे, खैरा डिजीज ऑफ पैडी। एग्जाम में बहुत आता है, खैरा डिजीज ऑफ पैडी। ठीक है, खैरा डिजीज ऑफ पैडी, ये इसका मेन आपको याद रखना है, एग्जाम का क्वेश्चन है। खैरा डिजीज ऑफ पैडी किसके द्वारा होता है? किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। ठीक है, खैरा डिजीज ऑफ पैडी किसकी कमी से हो रहा है? जिंक की कमी से हो रहा है। इसमें लीव्स जो होती है येलो कलर के स्पॉट्स डेवलप करती हैं। ठीक है, ये लीव्स हैं, इसमें येलो, और जो कि बाद में डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। खैरा डिजीज ऑफ पैडी कहलाता है, किसकी कमी से? जिंक की कमी से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है व्हाइट बड ऑफ मेज डिजीज। व्हाइट बड ऑफ मेज दूसरी इंपॉर्टेंट डिजीज क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, व्हाइट बड ऑफ मेज डिजीज कौन कॉज करता है? जिंक की कमी से होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें क्या है? सीड्स का बनना रुक जाता है। सीड्स जो होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स इज स्टॉप्स। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स जो होता है वो कम हो जाता है, या कहेंगे डिक्रीज हो जाता है, और फ्रूट्स डी शेप होने लगते हैं। ठीक है, फ्रूट्स का शेप खराब हो जाता है। नेक्स्ट है प्रीमेच्योर लीफ फॉल। प्रीमेच्योर लीफ फॉल, ठीक है, प्रीमेच्योर लीफ फॉल जिंक की कमी से होता है। लीफ जो होती हैं वो डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं और नेक्रोटिक स्पॉट्स डेवलप करती हैं। क्या डेवलप करती हैं? नेक्रोटिक स्पॉट्स डेवलप करती हैं, और डिस्टॉर्टेड जो आती है, डिस्टॉर्टेड का मतलब उनका शेप खराब हो जाता है ऑक्सीजन की सिंथेसिस के कारण। और इम्पोर्टेंट हमने कहा कि ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिंक, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन की सिंथेसिस ना होने के कारण जो शूट का डेवलपमेंट है, स्टेम का डेवलपमेंट है, वो क्या हो जाता है? वो धीरे हो जाता है और स्टंटेड ग्रोथ होती है। क्या ग्रोथ होती है? स्टंटेड ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, लोअर्स द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर है? तो कौन कौन से डिजीजेस कॉज करता है? खैरा डिजीज ऑफ पैडी, व्हाइट बड ऑफ मेज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सीड जो है वो रुक जाता है, तो प्रीमेच्योर लीफ फॉल होने लगती है, लीव्स बिकम डिस्टॉर्टेड, स्टंटेड ग्रोथ होती है, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कम करने से डेवलपमेंट या पौधे की लंबाई भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये जिंक के डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं।
नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कॉपर। ठीक है, कॉपर पढ़ेंगे। कॉपर क्या है, ये सॉइल में चैल्कोपाइराइट के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, किसके फॉर्म में, चैल्कोपाइराइट के फॉर्म में पाया जाता है। और एब्जॉर्बेबल फॉर्म क्या है, Cu2+। ठीक है, Cu2+ के फॉर्म में प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके मेन फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, फंक्शन देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉपर किसका, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, कॉपर है। नेक्स्ट है हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय क्या होता है, प्लास्टोसाइनिन एक पिगमेंट है, प्लास्टोसाइनिन पिगमेंट है जो कि कॉपर, जिसका इनऑर्गेनिक एलिमेंट क्या है, कॉपर है। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस क्या करेगा, ये साइटोक्रोम एब्सेंट। ठीक है, बाय जैसे प्लास्टोसाइनिन पूछा जाता है एग्जाम में, प्लास्टोसाइनिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो प्लास्टोसाइनिन इसमें क्या प्रेजेंट है, कॉपर। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन कंटेन्स कॉपर। और ये प्लास्टोसाइनिन क्या करता है, साइटोक्रोम एफ से इलेक्ट्रॉन को कहाँ पास करता है, P700 या फोटो सिस्टम 1 तक पास करता है। क्या है, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे आते हैं साइटोक्रोम एफ, प्लास्टोसाइनिन शॉर्ट फॉर्म में PC, जिसको देता है P700। ये क्या है, फोटो सिस्टम 1। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए या कहेंगे इसके बीच में मिड रोल प्ले करता है, साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन्स को P700 या फोटो सिस्टम 1 तक पहुंचाता है। कौन, प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन में कौन सा कंपोनेंट है, कॉपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एक्ट एज द कैटलिस्ट फॉर वेरियस रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस को में कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में ये कैटलिस्ट, बहुत सारी रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ, जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, उसमें कैटलिस्ट का काम करता है। कौन, कॉपर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस बाय प्लास्टोसाइनिन या कहेंगे बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम एफ टू P700 एंड एक्टिवेट्स मेनी रेडॉक्स रिएक्शंस। नेक्स्ट अब इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हम देखेंगे। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स में क्या है, पहला टिप फ्लोरोसेंस। ठीक है, या कहेंगे लीफ टिप फ्लोरोसेंस। ठीक है, लीफ का जो टिप है, ये लीफ है, इसके जो टिप्स हैं यहाँ पर फ्लोरोसिस हो जाती है, येलोनेस हो जाती है, तो लीफ टिप फ्लोरोसिस करता है। नेक्स्ट है रिक्लेमेशन डिजीज इन सीरियल्स एंड लेग्यूम। रिक्लेमेशन डिजीज इन सीरियल्स एंड लेग्यूम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिक्लेमेशन डिजीज पूछी जाती है, किसके से होती है, कमी से होती है, कॉपर की कमी से होती है रिक्लेमेशन डिजीज। ठीक है, किसकी है, सीरियल्स एंड लेग्यूम प्लांट्स की, जिसमें लीव्स पर नेक्रोसिस हो जाती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नेक्रोसिस हो जाती है लीव्स के ऊपर। नेक्रोसिस आप जानते हैं क्या है, टिश्यू का डेड होना इज नेक्रोसिस। नेक्स्ट डाई बैक डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। ठीक है, डाई बैक डिजीज एक फंगस के द्वारा भी होती है,
लेकिन कौन से एलिमेंट के द्वारा डाईबैक डिजीज होती है? कौन से? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डाईबैक डिजीज इन सीट्रस। ठीक है, इन सीट्रस, सीट्रस में डाईबैक डिजीज कॉपर के द्वारा, कॉपर की कमी से ही होता है। और कॉपर की कमी से जो डाईबैक डिजीज का मतलब है, पहले पेड़ है, ठीक है, पेड़ है, ब्रांचेज हैं, रूट है, तो यहाँ से ये क्या होता है, टिश्यूज का डेड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पहले एपिकल पार्ट होंगे, देन ब्रांचेस एंड देन रूट्स, स्टेम एंड देन रूट्स, ये क्या होते हैं, डाई होने लगते हैं। और पौधा जैसे बिल्कुल एक आपने घने जंगलों में, या घने जंगल कहेंगे, कहीं किसी सड़क पर हाईवे के किनारे बिल्कुल एक खाली बड़ा सा पेड़ देखा होगा जिसमें पत्तियां नहीं होंगी, ठीक है, तो वो क्या है, डाईबैक डिजीज भी हो सकती है। नेक्स्ट ये जो लीव्स होती हैं, ठीक है, येलो हो जाती है, सिंपल सी पहले ही बता चुके हैं, लीव्स क्या होंगी, येलो हो जाती है। तो लीफ डिस्क्लोरोसिस, रिफ्लेमेशन डिजीज एंड डाईबैक डिजीज, नाम याद कर लीजिए, रिफ्लेमेशन एंड डाईबैक डिजीजेस आर कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कॉपर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं बोरॉन। ठीक है, बोरॉन की बात करेंगे। बोरॉन जो होता है वो बोरिक एसिड, ठीक है, बोरॉन सॉइल में बोरिक एसिड के रूप में, कैल्शियम और मैग्नीशियम सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। इसके रूप में बोरिक एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम सिलिकेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ बोरेट। ठीक है, बोरेट एंड टेट्राबोरेट फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉर्म एब्जॉर्बेबल है देखेंगे, BO3, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, ये लिखेंगे आप, ठीक है, सॉरी, BO3 3 माइनस एंड नेक्स्ट है BO4 O7, माइनस, ये याद करेंगे। ठीक है, बोरेट एंड टेट्राबोरेट के फॉर्म में ये पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, BO3 3 माइनस, BO4 O7 2 माइनस। ठीक है, इसके फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ बोरॉन। ठीक है, फंक्शंस क्या है, फंक्शंस में क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन के लिए, या कहेंगे फूड ट्रांसलोकेशन के लिए बोरॉन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोरॉन की कमी से फूड का ट्रांसलोकेशन धीरे हो जाता है। ठीक है, यहाँ से भी फंक्शन से भी इसकी डिफिशियंसी को आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, या कहेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है हेल्प इन सेल इलोंगेशन। क्या है, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है एंड ऑल्सो हेल्प इन अपटेक एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम और एब्जॉर्प्शन एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम ऑयल। अब यहाँ से आप इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर ये एब्जॉर्प्शन एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन के लिए ज़रूरी है तो कैल्शियम ऑयल सेल वॉल के लिए ज़रूरी है, और या कहेंगे सेल वॉल के रिजिडिटी के लिए ज़रूरी है, या सेल डिवीजन के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी है। तो अगर बोरॉन की कमी हो जाती है तो सेल
बॉल जो होती है वो भी क्या होती है, उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, डी शेप हो सकती है और सेल डिवीजन भी स्लो हो सकता है। ठीक है, यहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम और हेल्प इन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। ठीक है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट जो है बोरॉन का एक फंक्शन है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। जर्मिनेशन ऑफ pollen grain and formation of pollen tube. ठीक है, तो मेन फंक्शंस देखेंगे कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बोरॉन, आपको याद करना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट या कहेंगे फूड ट्रांसलोकेशन में, सेल एलोंगेशन में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड अपटेक ऑफ कैल्शियम एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसका, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पूछा जाता है कि पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन में कौन से एलिमेंट की जरूरत होती है, वो कौन सा है, बोरॉन है। एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब और जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब के लिए पॉलन ग्रेन के लिए जरूरी है बोरॉन। ठीक है, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ बोरॉन। अभी हमने डिफिशियंसी सिम्टम्स नहीं पढ़े हैं। डिफिशियंसी सिम्टम्स, ठीक है, आपने बहुत सारे फंक्शन पढ़े, आप उससे उसकी डिफिशियंसी को भी कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि फूड ट्रांसलोकेशन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। दूसरा आपने कहा कि मैंने बताया कि कैल्शियम के अपटेक एंड अब्जॉर्प्शन के लिए तो बताया सेल डिवीजन क्या होता है, कम हो जाता है और जो सेल वॉल होती है वो अपनी रिजिडिटी मेंटेन नहीं कर पाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, लीव्स जो होती हैं वो मोटी और ब्रिटेल हो जाती हैं। ठीक है, तो पहला सिम्टम लिखेंगे हम, सेल डिवीजन स्लो हो जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम के ये अपटेक एंड अब्जॉर्प्शन को से रिलेटेड है और उससे स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं, जिसके कारण कि सेल डिवीजन कम हो जाता है। और सेल डिवीजन मैक्सिमम कहाँ होता है, टिप्स पर होता है। ठीक है, चाहे वो रूट टिप हो या तो वो शूट टिप हो, शूट मीन स्टेम टिप हो। अगर सेल डिवीजन रुक जाएगा वहाँ की सेल्स क्या होने लगती है, डेड होने लगती है। तो रूट और शूट स्टेम की टिप सेल्स डेड होने लगती है। ठीक है, रूट एंड स्टेम टिप क्या हो जाती है, डेड। ठीक है, ये इसका मेन डिफिशियंसी सिम्टम है। नेक्स्ट है लीव्स मोटी और ब्रिटेल हो जाती है, लीव्स थिक एंड ब्रिटेल। ठीक है, बंगू हो जाती है, टूटने लगती है। लीव्स को आप ऐसे मोड़ेंगे तो क्या होगी, टूट जाएगी। ठीक है, लीव्स टूटने लगती हैं। नेक्स्ट है टिश्यूज डेड होने लगते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। फिर इसके बाद है एपिकल, जो सेल डिवीजन रुकने से जो एपिकल डोमिनेंस जो है, ठीक है, एपिकल डोमिनेंस क्या है, सेल की लंबाई, सेल कह रहे हैं स्टेम की लंबाई जो है वो क्या होती है, वो रुक जाती है। तो डेवलपमेंट ऑफ स्टेम क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। ग्रोथ क्या है, पौधा जो है ड्रॉप हो जाता है, बौना रह जाता है। ठीक है, ड्रॉपनेस, एपिकल डोमिनेंस रुक जाने से पौधे क्या होते हैं, झाड़ीदार हो जाते हैं। ठीक है, आपने एपिकल डोमिनेंस पढ़ा, एपिकल डोमिनेंस की क्या होता है, यहाँ देखेंगे जरा सा। ठीक है,
यहाँ पे एपिकल डोमिनेंस में अगर ये वाली में एपिकल जो स्टेम एपिकल पार्ट जो स्टेम का जो है एपेक्स जो है अगर वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की प्रॉपर मात्रा होती है, तो वो जो इधर वाली ब्रांचेस हैं, ठीक है, इन ब्रांचेस की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है, इन ब्रांचेस की ग्रोथ को रोक देता है। लेकिन अगर यहाँ पर एपिकल ये क्या है, सेल डिवीजन रुक गया, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो ये क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, अंदर की ओर चला जाता है, ट्रांसलोकेट हो जाता है और बहुत सारी ब्रांचेस निकलने लगती हैं, जिससे पौधा झाड़ीदार हो जाता है, ठीक है। तो पौधा क्या होता है, झाड़ीदार हो जाता है, इसकी बोरॉन की कमी से। डॉर्फनेस तो होती है, ठीक है, साथ में श्रब भी हो जाता है, ठीक है। एपिकल डोमिनेंस के रुकने से क्या होता है, डॉर्फनेस एंड श्रबी, ठीक है। पौधा क्या हो, एपिकल डोमिनेंस के रुकने से डॉर्फ और श्रबी हो जाता है। आपको पता चल गया कैसे श्रबी होता है, क्योंकि इसकी श्रबी झाड़ी में ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं, तो यहाँ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकलने लगती हैं और पौधा झाड़ी जैसा हो जाता है। नेक्स्ट है लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल फॉर्मेशन को प्रभावित करता है, ठीक है। स्टॉप्स या रिड्यूसेस नोड्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या करता है, स्टॉप या रिड्यूस कर देता है नोड्यूल फॉर्मेशन को लेग्यूमिनस प्लांट्स में। आपको पता है नोड्यूल फॉर्मेशन क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो बटर फलीदार पौधे होते हैं, इसमें राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम बैक्टीरिया के कारण लेग्यूम्स बन जाते हैं, ठीक है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बोरॉन की कमी से रूट नोड्यूलेशन जो होता है वो कम हो जाता है, नोड्यूल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेब में इंटरनल कॉर्क नाम की बीमारी हो जाती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनल कॉर्क एग्जाम में पूछा जाता है, इंटरनल कॉर्क किससे होता है, किसका है, एप्पल का, एप्पल की डिजीज है इंटरनल कॉर्क, और बोरॉन की कमी से इसमें इंटरनल कॉर्क नाम की डिजीज हो जाती है, जिसमें अंदर के जो टिश्यूज होते हैं, जो सेब के अंदर का पार्ट ब्लैक होकर काला और हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये बोरॉन के डिफिशियंसी सिम्टम्स थे, क्या क्या आपने पढ़े, सेल डिवीजन धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है, रूट स्टेम टिप डेड हो जाती है, लीव्स थिक और ब्रिटल हो जाती हैं, इसके साथ झाड़ीदार पौधे झाड़ीदार हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन धीरे होने लगता है या बंद हो जाता है, और इंटरनल कॉर्क, एप्पल का इंटरनल कॉर्क नामक डिजीज हो जाता है बोरॉन की कमी से। अब आते हैं क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन की बात करेंगे तो ये भी क्या था, Cl- आयंस के रूप में एब्जॉर्ब होता है। इसके फंक्शंस देखेंगे, ठीक है, क्लोरीन के फंक्शंस देखेंगे, इंक्रीजेस ग्रोथ ऑफ रूट एंड लीव्स, ठीक है, ये लीफ और रूट की ग्रोथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर अलॉन्ग विद मैग्नीशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम और क्लोरीन जो होता है दोनों चाहिए होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एग्जाम में आता है आपका। मैग्नीशियम के साथ और कौन सा है, क्लोरीन है, ठीक है, क्लोराइड आयंस है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो क्या है, इंक्रीजेस ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम, सॉरी रूट एंड लीव्स, हाँ स्टेम एंड लीव्स कुछ भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, इन क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया क्या करेगा, ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, along with MgMn2+ ions, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। Cl- MnMn2+ दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर में, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं,
ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। कैसे? ये कैटायन और एनायन बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। कैटायनिक और एनायनिक बैलेंस जो है बाहर सेल के अंदर और बाहर बनाकर ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। ट्रांसपिरेशन में आपको पता है कि जब हाइड्रोजन आयंस अंदर हो जाते हैं ज़्यादा, ठीक है, और क्या होता है उसकी पीएच कम हो जाती है, तो सेल्स जो होती है वो फ्लैसिड हो जाती हैं और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो ये बैलेंसिंग के लिए क्लोराइड और पोटेशियम, हाइड्रोजन, ये सभी आयंस जो होते हैं वो कैटायन आयन बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कैटायन एंड आयन बैलेंस, कैटायन ये इसके फंक्शंस, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट आते हैं इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स में हम देखें कि क्या करेगा? रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को कम कर देता है। लीफ विल्टिंग होने लगती है ट्रांसपिरेशन में, क्योंकि हेल्प करता है और इसकी कमी हो जाएगी तो लीफ विल्टिंग होने लगती है धीरे धीरे। लीफ विल्टिंग, मुरझा जाती है लीफ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं और इसके साथ साथ क्लोरोटिक और नेक्रोटिक एरियाज भी डेवलप हो जाते हैं। नेक्रोटिक स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं लीव्स में। नेक्स्ट है लीव्स कलर ब्रॉन्ज हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर पूछा जाए कि लीव्स कलर ब्रॉन्ज हो गई है, किसकी कमी है? तो क्लोरीन की कमी है, ठीक है। ठीक है, लीव्स कलर क्या है? ब्रॉन्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट है सोलन रूट टिप्स हो जाती है। रूट टिप क्या हो जाती है? सोलन, फूल जाती है। ठीक है, तो क्लोरीन की क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स है? फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, आपको पता है फोटोलिसिस में पार्ट करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया धीरे हो जाती है, लीफ विल्टिंग होने लगती है, क्लोरोटिक एंड नेक्रोटिक स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं, लीफ कलर ब्रॉन्ज हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लीफ कलर क्या है? ब्रॉन्ज ही टाइप का दिखाई देगा। रूट टिप जो होते हैं वो सोलन हो जाते हैं। ये क्लोरीन के डेफिशिएंसी सिम्टम्स। नेक्स्ट आते हैं हम निकेल। ठीक है, ये क्या करता है? निकेल हाइड्रोलिनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट है एक्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर यूरिएज एंजाइम। एक्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ यूरिएज एंजाइम। एंजाइम पता है आपको, प्रोटीन के बने होते हैं, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होती है। जो एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है, कुछ एंजाइम्स को कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस उसके साथ ऐड होके उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप बनाते हैं। तो यूरिएज एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यूरिएज एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? निकेल।
ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो यूरिएज एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, निकेल है। और ये क्या करता है, रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। क्या करता है, इसकी फंक्शन क्या है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो हाइड्रोजनस एंजाइम के लिए रिक्वायर्ड है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है यूरिएज एंजाइम का, और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसकी डिफिशिएंसी सिम्टम्स पढ़ेंगे हम। निकेल की डिफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, ठीक है, डिफिशिएंसी सिम्टम्स में इसकी कमी से यूरिया का जमाव होने लगता है। ठीक है, क्या होता है, स्टोरेज ऑफ यूरिया, यूरिया स्टोर होने लगती है। ठीक है, यूरिया स्टोरेज बढ़ जाता है, पत्तियों में यूरिया का जमाव अधिक होने लगता है। नेक्स्ट है आप जिसमें जो सीडलिंग की विगर है, सीडलिंग विगर रिड्यूसेस। ठीक है, सीडलिंग मतलब जो जर्मिनेशन हो रहा है, सीडलिंग हो रही है, उसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, निकेल की एब्सेंस में सीडलिंग की ग्रो होने की क्षमता कम हो जाती है। यूरिया जो है वो उसका स्टोरेज बढ़ने लगता है। नेक्रोटिक एंड फ्लोरोटिक स्पोर्स डेवलप हो जाते हैं लीव्स पे। स्पॉट्स ऑन लीफ, तो ये डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं निकेल के। अब हम इसके आगे मॉलिब्डेनम पढ़ेंगे। ठीक है, मॉलिब्डेनम जो है वो मॉलिब्डेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है, मॉलिब्डेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब होगा। और इसके फंक्शन देखेंगे। ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या फंक्शन है मॉलिब्डेनम का, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एज आयरन मॉलिब्डेट प्रोटीन जो होता है, क्या है, FeMO जो प्रोटीन है। ठीक है, मॉलिब्डेट प्रोटीन ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करेगा, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एज अ आयरन मॉलिब्डेट प्रोटीन। मॉलिब्डेनम के साथ कौन सा प्रोटीन है, मतलब कौन सा एलिमेंट है, आयरन। नेक्स्ट आते हैं, एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को। ठीक है, ये उत्प्रेरक की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। मॉलिब्डेनम क्या है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और एक्टिवेट्स या कैटलाइज मैनी रिएक्शंस, एक्टिवेट मैनी एंजाइम्स और यू कैन से कि कैटलाइज मैनी रिएक्शंस। नेक्स्ट है, ठीक है, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजनेज एंजाइम का। मेन constituent of nitrogenase and nitrate reductase एंजाइम। ठीक है, नाइट्रोजनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्जन में हेल्प करता है और ये रिक्वायर्ड फॉर द नॉड्यूलेशन ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है, क्या करेगा, रिक्वायर्ड फॉर द, ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में ही इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है मॉलिब्डेनम की, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में
लेग्यूमिनस नोड्यूलेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये क्या करते हैं, रेगुलेट्स अमीनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन इन प्लांट्स। अमीनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन इन प्लांट्स रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है मॉलिब्डेनम के। पर मेन फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आयरन मॉलिक्यूल प्रोटीन की तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, और नाइट्रोजनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेज का मेन कंस्टिट्यूएंट है। फॉर्मेशन ऑफ रूट नोड्यूल को इंक्रीज करता है, साथ ही अमीनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन को भी रेगुलेट करता है इन प्लांट्स में। अब इसके डिफिशियंसी सिम्टम्स देखेंगे हम। डिफिशियंसी सिम्टम्स, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी सिम्टम्स पढ़ेंगे। ये क्या करता है, पत्ता गोभी में विप्ड टेल डिजीज ऑफ कैबेज कॉज करता है, जिसमें जो आपने पत्ती गोभी की जो बेस देखी है वो काफ़ी मोटी मोटी हो जाती है, और उसकी जो लैमाइना होता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, तो उसको विप्ड टेल डिजीज ऑफ कैबेज कहते हैं। क्या कॉज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, विप्ड टेल डिजीज ऑफ कैबेज। ठीक है, कौन सी डिजीज है, विप्ड टेल डिजीज ऑफ कैबेज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट है आपका डाईबैक डिजीज ऑफ शूट कॉज करता है बहुत सारे पौधों में। डाईबैक डिजीज मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऊपर की टिप से, स्टेम की टिप से ब्रांच लीव्स एंड देन ब्रांचेस, एंड ब्रांचेस के बाद जो होता है रूट जो होता है वो उसकी डेथ होने लगती है, जिसको डाईबैक डिजीज कहते हैं। बहुत सारे पौधों में कॉज करता है। तीसरा, क्योंकि मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का मेन पार्ट है, उसमें मेन पार्ट प्ले करता है, इसलिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूसेस। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोसिस एंड पुअर ग्रोथ। क्लोरोसिस एंड पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट। पुअर ग्रोथ हो जाती है प्लांट्स की, और क्लोरोसिस साथ में होती है। फिर फ्लावर फॉर्मेशन जो होता है वो कम हो जाता है, फूल कम बनते हैं पौधों में। Flower formation is inhibited। ठीक है, फ्लावर फॉर्मेशन कम होने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं, विप्ड टेल डिजीज ऑफ कैबेज, डाईबैक डिजीज, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाता है, क्लोरोसिस एंड पुअर ग्रोथ होती है प्लांट्स की, एंड फ्लावर फॉर्मेशन जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होती है, क्योंकि अमीनो की कमी से फोटोसिंथेसिस में कमी हो जाती है, अमीनो एसिड्स रेगुलेशन क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है, जिससे नई सेल्स बननी बंद हो जाती हैं। तो ये मॉलिब्डेनम के डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं। तो आज हमने कई इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की या कहेंगे मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस, उनकी डिफिशियंसी सिम्टम्स, और उनकी क्या इम्पॉर्टेंट रोल है प्ले करते हैं प्लांट के डेवलपमेंट में। इसके आगे हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप के कल्चर्स पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।